मोदी जी हमारे सपने में आए। मैं कहा मोदी जी, बोला कि गुप्ता जी चीनी का दाम बढ़ा दिया हूँ मैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा था। बोला कि इराक युद्ध की वजह से बढ़ रहा है। मोदी जी ट्वीट किए थे कि नीरज सिन्हा को वोट दो, अमित शाह किए थे, जेपी नड्डा किए थे। सम्राट की सरकार चल रही और चलेगी, और भाजपा वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका, मैं बता देता हूँ। जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े नहीं बात करते थे जी, वो बात मोदी जी करते जो जनता को समझ में नहीं आए, वही बात प्रशांत किशोर जी का है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिंदास रहन सहन, बेबाक बोल और कुछ लोग इन्हें बड़बोले भी कहते हैं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और जमुई इनका घर है। लुंगी पहनकर जमुई में आज घूम रहे हैं। आईपी गुप्ता नाम है और देखिए बेबाक तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। गुप्ता जी पूरा एकदम लुंगी में आज जमुई भ्रमण कर रहे हैं। एक्चुअली मैं घर पे था, नीचे मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से और एक फ़ोन आया कि किन्हीं का डेथ हो गया, तो मैं इसी अवस्था में चल गया। घर है अपना, और मुझे लगता है कि आपके वस्त्र आपके पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते, आपकी सोच आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। चर्चा है बिहार में अभी चीनी, क्या कहेंगे? कीमत बढ़ गई है। ये तो हमको जब पता चला कि मोदी जी हमारे सपने में आए और सुबह सुबह मैं देखा हुआ कि मोदी जी सपने में, मैं कहा मोदी जी, बोला कि गुप्ता जी चीनी का दाम बढ़ा दिया हूँ मैं, 75 रुपये 70 रुपये हो गया है। तो मैं कहा कि हुजूर जस्टिफिकेशन क्या दीजिएगा आप? बोला नहीं, मैंने बीजेपी IT सेल को, मीडिया को, गोदी पत्रकारों को बता दिया है कि बता देना है कि हर एक 10 घर में एक डायबिटीज है और अनुवांशिक भी होता है, तो चीनी का दाम इसलिए बढ़ाया कि चीनी कम खपत करो, डायबिटीज से हटो। मैं सोचा मोदी जी हमको ये काहे बोलने के लिए आए भाई, सब बात इसके पहले तो नहीं आते थे। तो मुझे पता चला कि श्रवण कुमार भी अटपटांग बात दिख रही। नहीं, श्रवण कुमार तो भाजपा का नहीं है और उनका कोई बात को सीरियस भी नहीं लेता है। तब मुझे कि विजय सिन्हा जी भी कुछ बात बोल रहे थे उठपटांग इस पर, और विजय सिन्हा जी का मैं तारीफ किया हूँ, अच्छा काम करते हैं एज ए मंत्री। तब मोदी जी शायद सपना में इसीलिए कह गए कि देखो विजय सिन्हा का तुम तारीफ करता है ना, विजय सिन्हा जी का देखा। तब मुझे समझ में आया कि भाई चीनी का जो बयान, बढ़ोतरी दाम का जो बयान विजय सिन्हा जी का था एज ए कृषि मंत्री, ऐसे तो गन्ना मंत्री पे टाल दिए ये, लेकिन उनका बयान उनके पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा था, जो मोदी जी एंजॉय किए इस बात को, इसीलिए हमारे सपने में आए। और चीनी का दाम जो बढ़ा है, ये सरकार की हर एक पॉलिसियाँ फेल हो रही है। इथेनॉल प्रोडक्शन से जो कनेक्शन किया है, कन्वर्जेंस किया है शुगर का या शुगर प्रोडक्शन का, जिससे ये दाम बढ़े हैं, और कभी चीनी का निर्यात करने वाला देश अब आयात करने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन सरकार दाम बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो तो जब से बनी है तब से बढ़ाई रही है। तो लेकिन मोदी जी के जो भक्त लोग हैं, उनके लिए दाम बढ़े घटे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं एक बार कहा था जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, बोला कि इराक युद्ध की वजह से बढ़ रहा है, ईरान युद्ध के, तो ईरान युद्ध से पहले जहिया से बन लो मोदी, वही से बढ़ाए रह लो मोदी जी। तो जखने कने युद्ध ले रे भाई, नहीं तो मैंने कहा कि भाई हरा गमछी बांधो, अब भगवा गमछी बांधो माथा पे। जो भगवा गमछी वाला उसको 70-75 किलो के बजाय उसको 150 रुपए किलो चीनी दो, और जो हरा गमछी है, मेरा जो नीला और सादा गमछी, उन लोगों को भाई 20 रुपए किलो चीनी दो, 40 रुपए दो। क्या उनको तो चाहिए मोदी जी, कीमत कोई मतलब नहीं, लेकिन भाई हम सादा गमछी वाला, हरा गमछी वाला, नीला गमछी वाले को सबको चीनी का दाम घटा के दो, पेट्रोल डीजल का दाम घटा के दो, और जो भगवा वाला है उसको बढ़ा बढ़ा कर दो, क्या चिंता है। मोदी जी आपके सपना में इतना काहे आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी उनको एक ही लग रहा है कि भाई एक आदमी तो है बिहार में जो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, वो लड़ रहा है, इसीलिए सपना में आते हैं। और जब उनका नेतवा लोग उठपटांग बात बोलता है, इससे पहले कि मैं कुछ बोल न दूं, उनके स्टेटमेंट के काउंटर में
इसलिए मोदी जी सपना में आज से तो चालू हुआ है वो, इसलिए सपना में आए थे वो। सपना में बोला तो नहीं रहे हैं भाजपा की तरफ? नहीं, उनका मालूम है मोदी जी बड़ा तरीके से न काम करते हैं। जैसे सयानी घोष को कैसे बुलाए, राघव चड्डा को कैसे बुलाए, उसका आंख का इलाज करवाए, कहाँ कहाँ, उसके बाद मोतियाबिंद हटाए, तब ने उनको साथ में लिया। लेकिन वो जानता है आईपी गुप्ता को मोतियाबिंद हटाए, माथा पे बाल लगा दें, लुंगी से जीन्स पहना दें, इसके भीतर का जो सोच है उसको तो नहीं बदल पाएगा वो बंदा। इसलिए पहले दूध के थ्रू खबर भेजते, तब सपना माने लग गए। लेकिन आईपी गुप्ता पद और पैसे के लिए नहीं आया राजनीति में। राजनीति हमेशा पद और पैसे से बड़ा होता है। और मैं अपने बेटा के यहाँ नहीं लिखा सकता उसके हाथ तुम्हारा बाप चोर था। मैं कभी भी लालू जी के उस योगदान को, तेजस्वी जी जिन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर बिठा के नॉमिनेशन भेजा, आंदोलन से पहले राहुल जी ने हमारे आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया, वो नहीं भूल सकते हम लोग। और सिद्धांत की राजनीति होती है, पैसे और पद की राजनीति कभी नहीं होती। तेजस्वी जी की राजनीति को देखकर क्या लग रहा है? अभी जो माहौल चल रहा है बिहार में, सीटें कम हो गई, पिछले विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुआ, उसमें भी स्थिति। तेजस्वी जी की सीटें बढ़ियो जाती, 60-70 आ जाता तो मुख्यमंत्री नहीं न बनते। लेकिन उनके सीट घटने से नीतीश जी कितना कमजोर हो गए। ये जो लव कुश समीकरण है, पिछड़ा इतना कमजोर हो गया, पता चल गया कि बेचारे, जैसे नीतीश जी कहते थे कि पलटू राम है, मैं कभी नहीं कहा उनको पलटू राम, मैं कहा कुछ सर्वाइवल की राजनीति कर रहे थे। जब आपकी संख्या घटती है तो आप सर्वाइवल की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब आरजेडी बहुत कमजोर हो गया, महागठबंधन, तब उनके लिए सर्वाइवल की पॉलिटिक्स नहीं रह गई, उनके लिए सरेंडर की पॉलिटिक्स, मजबूरी पॉलिटिक्स हो गई। और अगर हमारे पास 50 सीट आज होता तो भाजपा वाले बताते नीतीश जी कि क्या होता है, तो हम तो डूबे सनम, लेकिन आप ऐसा डूबे हैं कि आपके नेतवे को कमरा में बंद कर लिया, घारा में, समझ गया। इसलिए तेजस्वी आने वाला बिहार का नेता है, वही है। और जिस तरह से लालू और नीतीश की सरकार हुआ करती, तब सम्राट और तेजस्वी की बात होगी। तेजस्वी अकेले रहेंगे इधर तो निशांत भी आ सकते हैं और सम्राट भी आ सकते हैं, लेकिन इधर तो तेजस्वी ही है इकलौता बिहार में। सम्राट की सरकार चल रही है बिहार में, किन परिस्थितियों में और किस किस तरह से चल रही है, क्योंकि आप लोग तो बहुत नजदीक से देखते हैं। नहीं, सम्राट की सरकार चल रही और चलेगी, और भाजपा वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका, मैं बता देता हूँ। जब तक नीतीश जी चाहेंगे, जब तक नीतीश जी के चाहने पे वो बने हैं, जब तक नीतीश जी नहीं चाहेंगे तब तक उनको भाजपा क्या, आरएसएस क्या, 10 भाजपा उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक सम्राट जी एकदम बने रहेंगे। उनको उखाड़ने के लिए तो रोजे कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन जब तक नीतीश जी के इच्छा से बने, उनकी मर्जी का सीएम है वो, और वो जब तक नीतीश जी खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो सीएम रहेंगे। भाजपा कतनो उछल ले, कूद ले, दंडवत करे, हनुमान बने, जामवंत बने, कुछ नहीं होने वाला। बार बार चर्चा होती है बिहार में, खजाना खाली है, खजाना खाली है, और जब जब खजाना खाली की बात होती है तब तक शराबबंदी चर्चा में आ जाता है। देखिए, खजाना खाली है सरकार नकारती है, लेकिन जब पेमेंट्स की बात होती है और सरकार के पास पेमेंट करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो बल मिलता है ना कि खजाना खाली है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जहाँ तक शराबबंदी हटाने की बात है तो मैं इसका वकालत करता हूँ, और हमने हमेशा विधानसभा में भी कहा है कि 2-3 कारण है जिसकी वजह से शराबबंदी को हटाना चाहिए। शराबबंदी इसलिए नीतीश जी लाई थी, महिलाओं की डिमांड थी, अपने पति को बचाना चाहती थी, घरेलू हिंसा से बचना चाहती थी। और नीतीश जी नो डाउट विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और वो लाए। लेकिन जब कोई भी नीति की समीक्षा होती है, और होनी चाहिए, आज हर एक घर में सूखे नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गली में, स्कूलों में, कॉलेज में, पान के दुकान पे, सिगरेट के टपरी पे, हर जगह। अब
अगर आप किसी भी पत्नी किसी भी माँ से पूछिए पति या बेटा, तो चुनेगी बेटा, पति को हटा देगी, नहीं बेटा है। और वही बेटा सूखे नशे में है। शराबबंदी आता है तो सूखा नशा पे 100%, 50%, 25%, 30% कर्व होगा, हटेगा और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। सूखा नशा आपके पूरे दिमाग को हैक कर लेता है, ज़ॉम्बी बना देता है, लोग खड़े रह जाते हैं। और वो एज ग्रुप 12 से 18 वर्ष का हो गया, 22 वर्ष का हो गया। तो एक तो ये हम अपने बच्चों को ज़ॉम्बी होने से बचा लेंगे। माँ पति को भलों एक तरफ छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन बेटा को नहीं त्यागी, तो वो जो महिला नाराज हो जाएगी, वो लोग फैक्टर नहीं काम करेगा। दूसरा है कि ये जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका निश्चित तौर पे रिकवरी होगा और हमारा जो जो पैसा है शराबबंदी वाला लागू, वो झारखंड, नेपाल, बंगाल जा रहा है और मल्टीफोल में बढ़ा है बकायदा ये बिजनेस। और ये कुछ लोगों के हाथ का खिलौना रह गया। शराबबंदी नीति अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो सका। बांकीपुर चुनाव की बात करते हैं। पूरी ताकत लगी थी हराने में प्रशांत किशोर को, जीत गए चुनाव। किसने ताकत लगाया उनको हराने के लिए? कितने बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। मोदी जी ट्वीट किए थे कि नीरज सिन्हा को वोट दो, अमित शाह किए थे, जेपी नड्डा किए थे, राजनाथ सिंह किए थे, योगी जी किए थे। इनकी आंतरिक इच्छा क्या है उनको जिताने की? नहीं, क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? हम में तो चले गए थे योगी जी, आईपी गुप्ता को हराओ, मोदी जी चले गए थे, हराओ। ये जो बड़े बड़े नाम है, क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं अपील किया? नंबर 1। ये अभिषेक बंटी को क्यों हटा दिया आपने? बड़का बड़का घोटालेबाज को तो आप मुख्यमंत्री मंत्री बना के बैठा हुए, उसको क्यों हटा दिया? और फिर जब देना ही था तो फिर ये अजय आलोक को क्यों नहीं दे दिए, ऋतुराज सिन्हा को क्यों नहीं दे दिए? एक ऐसे आदमी को लाया कार्यकर्ता के नाम पे जिसको बोलने नहीं आ रहा। इसलिए मत कहिए कि जीत गया, जिताया गया। किसने जिता दिया? भाजपा ने जिताया। अब तो भाजपा का पक्ष था, अब दूसरा पक्ष है कि वो नारा दे रहे हैं कि सम्राट को रेफरेंडम पे के लिए 1 सीट से रेफरेंडम होता है। नितिन नवीन उनके पिताजी वहां से लगातार, उनपे कोई बात नहीं हो रही है। ये सारी चीजें जब आप गौर करेंगे तो क्लियर कट पिक्चर हम लोग जानते हैं ना कि जिताया गया, 100% उनको जिताया गया। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर एक घोषणा कर देते हैं 10,000 नौकरी की। ये तो सिरदर्द बन गया बाकी विधायकों के लिए। नहीं, ये कौन कहा कि सिरदर्द उनके लिए बनने जा रहा है? 10,000 नौकरी 10,000 नौकरी नहीं दे पाएंगे, ये मैं जानता हूँ। उसके पास जो उनके पास 2 लाख बायोडाटा आएगा ना, उसका क्या करेंगे? नंबर 1, मैं कहता हूं कि वो तो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं ना स्टेटमेंट के साथ में। वो कहे थे कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, ये 10,000 नौकरी ये बिहार में दे रहे हैं क्या? वो उन्होंने कहा कि बाहर में देंगे। अब ये कह रहे हैं, पहले कहा कि बांकीपुर बेंगलोर बनेगा, आपका था अकेला मैं नहीं बना पाऊंगा, वोट मिला है एनडीए वाले को तो वो बनाएंगे, मैं आवाज उठाऊंगा। आवाज तो सब उठा रहा है भैया, कौन नहीं उठा रहा? जितना जल्दी वो बदले अपने स्टेटमेंट को, मैं जानता हूं। ये सारी चीजें एक गेम प्लान का हिस्सा है। और जो जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े नहीं बात करते थे जी, वो बात मोदी करते जो जनता को समझ में नहीं आए, वही बात प्रशांत किशोर जी का है। इसलिए ये उनके खुद के स्टेटमेंट के कंट्राडिक्शन है। ये 10,000 नौकरी भले 1 साल में बोले कि देंगे, आप 4 साल ले लीजिए बाकी का, लेकिन यहाँ दीजिए उन बच्चों को, बिहार में दीजिए, तब आपके स्टेटमेंट पे वो होगा। आप कहते हैं माइग्रेशन हो रहा है, फिर माइग्रेशन करवा रहे हैं 10,000 बच्चों को। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये उनके खुद के स्टेटमेंट के खिलाफ है ये सारी बातें। कल राहुल गांधी धरने पर थे, आज गिरिराज सिंह का बयान आ गया है। पागल हो गए हैं राहुल गांधी। देखिए, गिरिराज सिंह जी का यूएसपी यही है, लेकिन अभी हाल में मैंने पीके और गिरिराज सिंह जी को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि पीके को समझ जाना चाहिए कि ये बाकी गिरिराज सिंह जी खांटी भूमियार है।
तो जितना जल्दी समझ जाए पीक उतना जल्दी अच्छा रहेगा उनके लिए, ये मैंने कहा था। लेकिन इतना भूमिहार लिखा कि हम गिरिराज सिंह को नहीं मानते हैं नेता, वो हमारा नेता है, ये हो नहीं सकता, वो ये है, वो यो है, बहुत सारी बातें। तो जब उनके लोग जब उनको सीरियसली नहीं लेते तो उनके स्टेटमेंट के जवाब देना है सीरियसली। अच्छा, अंतिम सवाल, इकलौते विधायक आप हैं बिहार के जिनको ब्रिक्स समिट में बुलाया गया है। यहाँ दिस इज समथिंग, क्रेडिट गोज टू सहरसा, credit goes to Jamui, and credit goes to the kind of personality the world has seen in विधान सभा। तो मैं तो जमुई को, सहरसा को, बिहार की धरती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला है, और मैं सहरसा की, जमुई और बिहार की निश्चित तौर पे हम उस बिजनेस समिट में, ब्रिक्स बिजनेस समिट में बात करेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे आईआईपी के इकलौते विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता। जमुई पहुंचे हुए हैं, जमुई में कुछ निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद पत्रकारों से भी इन्होंने बात की है, खास बातचीत थी, कई बातें कही है उन्होंने, सरकार पर बात कही है, प्रशांत किशोर पर बात कही है, तेजस्वी पर बातें कही है, ढेर सारी बातें कही है। आपने सारी बातों को सुना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।